नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो चलिए आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। और आज हम बात करने जा रहे हैं वेजिटेरियन एंड हेल्दी। सो जो वेजिटेरियन खाना है वो हमारी सेहत के लिए कितना लाभदायक है, कितनी हमारी सेहत अच्छी रहती है, तो उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हम इस दुनिया में रह रहे हैं, इस एज में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जहाँ पर जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उसको बहुत ही सही माना जाता है, क्योंकि उसको यहाँ पर एक सबसे अल्टीमेट यहाँ पर भोजन माना जाता है जो कि पूरी दुनिया में प्रचलित है। अलग अलग तरीका का यहाँ पर आपको मांस जो है खाने को मिलेगा, अलग अलग जानवरों का। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि ये एनर्जाइजिंग भी है। ओके, मतलब इससे एनर्जी बहुत आती है जब हम कोई भी नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं। तो आप देखिए नॉन वेजिटेरियन के मामले में भी ना, चलो एक तो होता है कि अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी कोई लेवल रखा हुआ है इन्होंने, मतलब कौन कौन से जानवरों को काटते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में देखो तो वो तो कोई जानवर भी नहीं छोड़ते। अगर चाइना की एग्जांपल लो तो पता नहीं कितने भांति प्रकार के जो यहाँ पर जो जानवर हैं जिनको मार दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह के स्वाद के लिए। हालांकि उनको भी जीने का अधिकार है, तो लेकिन उनको भी मतलब काटा जाता है, तो उसी का फिर जो फलस्वरूप नतीजा निकलता है वो पूरी दुनिया भुगतती है। तो यहाँ पर जो कोविड-19 फैला तो उसका रीजन भी यही था। जिस मार्केट में ये जानवर बिकते थे, ठीक है, उनका अपना ही मल एक दूसरे के ऊपर गिरता था। वहां पर उस सब जो सिचुएशन थी उसकी सफाई कैसे रखनी उसके ऊपर फोकस नहीं किया गया, जिसकी वजह से बीमारी निकली और पूरी दुनिया में फैल गई। तो ये है, कुदरत के साथ हम नहीं खेल सकते। अगर उसके साथ खेलेंगे तो वो हमारे साथ खेलेगी, और जब वो हमारे साथ खेलेगी तो उसका हमें सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो अभी भी देखो वैक्सीन हम ढूंढ रहे हैं, अभी तक वैक्सीन भी फाइनलाइज सही ढंग से नहीं हो पाई है कि जो वैक्सीन है कब आएगी। अभी सिर्फ प्लानिंग हो रही है कि वैक्सीन ऐसे बांटी जाएगी वैसे बांटी जाएगी, लेकिन वैक्सीन आएगी कब, क्या उसका प्राइस होगा, इसके बारे में अभी भी कोई श्योरिटी नहीं है। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर एक बात हमेशा यहाँ पर की जाती है, जो वेजिटेरियन फैमिलीज में भी लोग यहाँ पर जब जो रहते हैं तो यहाँ पर वो भी हमेशा यही बात कहते हैं कि हम वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, ओके, मीट के बगैर हम कैसे रह सकते हैं, ठीक है, उसके बगैर तो हमें बात ही नहीं बनती। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मैंने भी यहाँ पर देखे हैं, ओके, जैसे वो स्कूल में प्रिंसिपल भी हैं, लेकिन अगर उनसे बात बोले कि कहीं दूर जाके हम विजिट करके आते, घूम के आते, वो हमेशा ही बात बोलते हैं कि हम मतलब शाम को हमें ये चीज़ चाहिए, उसके बगैर नहीं जी सकते। मतलब ये मेंटेलिटी बन चुकी है। तो यहाँ पर ये भी पता है इन सब लोगों को कि जो ये मांस खाना है ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बहुत तरह के टॉक्सिक्स जो हैं इनमें से निकल कर आते हैं, फिर भी जो है लोग इसको खाते जाते हैं, मतलब बिना किसी परवाह के। हालांकि ये भी क्लैरिटी है कि जो यहाँ पर आप चीज़ खाते हो वो प्रॉपर हाइजेनिक नहीं है। ओके, जो आप भी रेस्टोरेंट्स होटल्स में आप जो भी नॉन वेजिटेरियन मंगवाते हो खाते हो, वो कहाँ से उन्होंने सप्लाई उसकी रॉ मटेरियल की लेकर आए हैं इसके बारे में आपको पता नहीं है। हो सकता है कि जहाँ से वो रॉ मटेरियल की सप्लाई लेकर आए हैं, बहुत से केसेस में ऐसा ही होता है कि जो मतलब बहुत ही खराब होता है ना, मतलब जो कोई बीमार जानवर है, ठीक है, उसको काटा गया है, तो ऐसा जो है मांस जो है आगे रेस्टोरेंट्स में होटल्स में जो है यहाँ पर भेज दिया जाता है। तो आगे मतलब जितने भी तरह के जो मतलब खराब चीज़ निकलती है ना उसी को आगे सप्लाई करते हैं, तो वही जो लोग वहां पर बैठ के जो है आनंद से उसका टेस्ट लेते हैं। ओके, तो आगे बात करें जो रिसर्चेस हुई हैं जो एनिमल फैट्स के ऊपर, तो इसके आधार पर यह प्रूव हुआ है कि जो हमारा ब्लड लेवल है, ठीक है, तो वहाँ ब्लड में जो है कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है वो बढ़ जाता है। ओके, हालांकि कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं अगर उनका हम सेवन करें तो वो जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ब्लड में वो कम भी हो जाता है। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे बड़ी बड़ी मात्रा में टॉक्सिक्स वेस्ट जो है ना वो यहाँ पर डेड एनिमल के जो मांस होता है उसमें होते हैं। फ्लैश का मतलब होता है मांस। ओके, तो उसकी टॉक्सिक वेस्ट की अमाउंट बहुत हाई होती है। तो यहाँ पर जब भी हम कोई किसी जानवर का मांस खाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम वहाँ पर बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं, ओके, प्रोटीन बहुत है, ठीक है, वो हम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर उसको सो कॉल्ड कहा गया है, मतलब ये लोग कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो जहर है ना वो हम खा रहे होते हैं। ओके, ये श्योरिटी है कि जहर खा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप बात करो कि आपकी जो बॉडी है वो इसको अच्छे से एलिमिनेट कर लेगी, पचा लेगी, तो इमीडिएटली उसको जो हजम कर लेगी, इफेक्टली हजम कर लेगी, जहाँ उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने देगी, तो ये बहुत रेयर है, ठीक है, इसका ये पॉसिबल नहीं है। बहुत समय लग जाता है किसी भी तरह का भोजन जो है उसको पचाने में बॉडी को।
तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो पाचन शक्ति है वो कैसी है। सो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो वेजिटेरियनिज्म है उसको हमेशा जो है ना यहाँ पर मिसअंडरस्टूड इसको कहा किया जाता है। समय के हिसाब से जितने भी अभी तक देखा गया है तो यहाँ पर इसका जो कंसेप्शन लेकर चला जाता है बहुत ही यहाँ पर खराब रहता है। मतलब कि माइंड सेट ही ऐसा बना दिया गया है, खास तौर पे जो यहाँ पर न्यू जनरेशन के बच्चे होते हैं तो उनके ऊपर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ओके, वो क्योंकि वो दूसरे को देखकर सीखते हैं, जब दूसरे को देख के वो सीखते हैं तो उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो वो भी ऐसा ही सोचते हैं कि जैसे बड़े ने किया है बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो भी ज़्यादा गलत साइड हो उसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी पड़ता है। तो यहाँ पर जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनको मतलब कैसे बुलाया जाता है, उनको ये बोला जाता है कि आप तो घास खा रहे हो, आप तो सलाद खा रहे हो। ओके, तो यहाँ पर आप हर्बीवोरस, ठीक, जैसे हर्बीवोरस एनिमल्स की कैटेगरीज होती है तो उनको भी हर्बीवोरस कह के बुलाया जाता है, चढ़ाया जाता है कि आप वेजिटेरियन हो। ओके, तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑथर कि जो वेजिटेरियन डाइट है, ठीक है, वो बिल्कुल सिंपल होती है, न्यूट्रिशियस होती है, उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है। क्योंकि वेजिटेरियन की अगर हम बात करें ना तो वहाँ पर जितने प्रकार के भी हम भोजन खाते हैं उसमें वैरायटीज बहुत ज़्यादा है। ओके, जो ये मांस है इसमें वैरायटी सिर्फ मांस तक की है, अलग अलग जानवर की, वो मांस ही है। ओके, तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो हम वेजिटेरियन खाना खाते हैं उससे हमें जितनी अमाउंट एनर्जी चाहिए वो मिलती है हमें, और अच्छे से हमारा बॉडी है उसको डाइजेस्ट भी कर लेता है। जब तक आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा है तब तक आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी, आपके पेट में किसी तरह की जो है बीमारी नहीं होगी। जितनी भी बीमारियां शुरू होती हैं बॉडी को पेट से ही शुरू होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ये बात बोल रहे हैं कि ये नॉन टॉक्सिक है जब आप वेजिटेरियन खाना खाते हो। तो यहाँ पर बहुत तरह की वैरायटी है, ओके, जो आप देखते हो, ठीक है। मतलब आगे जब किसी भी तरह में आप खाना खाने जाते हो, ठीक है, उसमें बहुत सारी वैरायटीज आपको मिल सकती हैं। अलग अलग तरीके का यहाँ पर पकवान बनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में देखें तो यहाँ पर तो फूड वैरायटी, फूड डाइवर्सिटी भी बहुत बड़े पैमाने पर है। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर आप वेजिटेरियन रहते हो तो आपकी ज़िंदगी के साल भी बढ़ जाएंगे आगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो हार्ट की बीमारियां होती हैं, कैंसर होती हैं, डेमेंटिया होता है, तो इसका रिस्क भी जो है कम हो जाता है। तो ये हमारे लिए अच्छा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात कर रहे हैं, इट इज़ बेटर फॉर प्लानट, रिड्यूसिंग वाटर यूसेज एंड ग्लोबल वार्मिंग गैसेस। ओके, तो यहाँ पर एक हम हमारे ऊपर है कि हम कैसे चलना है, हमें जितने अच्छे से हम अपनी ज़िंदगी को जिएंगे, जिन जिन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ओके, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, अपना भी ख्याल रखेंगे और अपने प्लेनेट का भी ख्याल रख पाएंगे, और जो वाटर का यहाँ पर यूज़ है उसको भी यहाँ पर रिड्यूस कर पाएंगे। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं, एंड इट सर्टेनली इज गुड फॉर द कॉ, पिग, लैम्ब, चिकन। तो इन्हीं सबको तो काटा जाता है, मारा जाता है। ओके, तो इनको ये बच जाएंगे मरने से, क्योंकि इनको भी जिंदगी जीने का अधिकार है। हमें कोई हक नहीं है कि किसी जानवर को यहाँ पर उसकी हत्या करके उसका मांस खाओ सिर्फ और सिर्फ मुंह के स्वाद के लिए। तो यहाँ पर आपकी हेल्दी चॉइस यही है कि आप अगर मीट खाते हैं इसको छोड़ो, सही ढंग अपनाओ। ये सिर्फ एक तरह का स्वाद है, वो भी उसमें मसाले जो डालते हैं उसी का स्वाद होता है। बहुत सारे पकवान ऐसे हैं जो आप खाते हो नॉन वेजिटेरियन में और वेजिटेरियन में जिनका टेस्ट सेम होता है। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्वाद का मसला होता है और देखा देखी होता है। और ये जो मिसकंसेप्शन होती है कि वो अगर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है तो वो मतलब सही डाइट खा रहा है, उसकी बॉडी के लिए बहुत ज़बरदस्त डाइट है, ऐसा नहीं है। तो यही था यहाँ पर पूरा आर्टिकल कि वेजिटेरियन बनो। वेजिटेरियन अगर आप खाना खाते हो उससे बहुत फ़ायदे हैं आगे आने वाली ज़िंदगी में। टॉक्सिक्स जो है यहाँ पर जो बॉडी में पनपने शुरू हो जाते हैं मांस खाने के बाद, वो नहीं होंगे। साथ ही साथ जो मैंने एग्जांपल यहाँ पर ली थी होटल्स रेस्टोरेंट्स की, वो बिल्कुल ट्रू एग्जांपल्स है, ऐसा ही होता है बड़े पैमाने पर। ओके, जो यहाँ पर अगर बहुत बड़ा होटल है, अगर वो अपना उसका जो किचन है उसके अंदर ही सब कुछ बनता है तो अलग बात है, ठीक है। अगर लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, वो कुछ चेकिंग या क्वालिटी चेकिंग वगैरह वहाँ पर ध्यान इतना नहीं दिया जाता। ओके, तो क्वालिटी चेकिंग में यही होता है कि जो आप जानवर का मांस खा रहे हो कहीं वो बीमार तो नहीं था, ओके, कहीं उसको कोई बीमारी तो नहीं लगी थी। अगर जो यहाँ पर आप मांस लेकर आ रहे हो वो कितने दिन पुराना था, तो इसकी कोई यहाँ पर क्वालिटी चेकिंग नहीं होती है। ओके, ये सब जगह ऐसे ही है, चाहे बड़ा होटल है चाहे छोटा होटल है। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर जो कस्टमर्स होते हैं उनको सेवन करने को मिलती है, तो वो कस्टमर भी बड़े खुश होकर खाते हैं। तो इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं जो वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जो कोरोना वायरस की वैक्सीन आने वाली है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्या सरकार का प्लान है।
तो यहाँ पर इसी मुद्दे के ऊपर जो है ऑथर बात कर रहे हैं कि जितने भी तरह के आपके वैक्सीन के हिसाब से यहाँ पर आपकी सोच है, जो भी यहाँ पर रुकावटें हैं उनको पहले रिजॉल्व करो। ओके, यहाँ पर किसी के साथ ऐसा ना हो कि किसी के साथ जाती हो जाए, किसी को आपने वैक्सीन प्रोवाइड कर दी किसी को नहीं। तो यहाँ पर जो फेडरल कॉपरेशन है, तो फेडरल का मतलब होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, इसको हम फेडरल गवर्नमेंट भी कई बार बोल देते हैं। तो यहाँ पर उसका कॉपरेशन बहुत जरूरी है अगर कोविड से हमने लड़ना है। बगैर सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉपरेशन से अगर वो स्टेट्स को यहाँ पर किसी तरह की वैक्सीन सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती, जैसे पोलियो के मामले में हुआ था, फेडरल सपोर्ट थी, तो पोलियो को 3 तरह का पोलियो होता है जिसमें से एक तरह का पोलियो को हमने भारत में से एलिमिनेट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर अगर फेडरल गवर्नमेंट अच्छे से कॉपरेट नहीं करती तो हम कैसे एलिमिनेट कर पाते। तो वैसे ही अगर कोरोना वायरस को यहाँ पर एलिमिनेट करना है तो उसकी यहाँ पर वैक्सीन जरूरी है। तो वैक्सीन अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कैसे स्टेट्स जो है वैक्सीन बांट पाए, फ्री में देनी है जहां फिर पैसे लेने हैं, पैसे ही लेंगे, फ्री में देने का यहाँ पर बात नहीं है। सब्सिडी हो सकती है भारत सरकार की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर नेशनल लेवल की यहाँ पर बात करें तो जो फ्रेश केसेस हैं कोविड-19 के कम हुए हैं, लेकिन हाल ही में ये पाया गया है कि कुछ रीजन्स हैं कंट्री में, कुछ अलग अलग स्टेट्स में, जहां पर जो यहाँ पर इन्फेक्शन है ये बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर 8 सबसे वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स हैं जिनके चीफ मिनिस्टर के साथ यहाँ पर इंटरेक्शन हुई है प्रधानमंत्री जी की। तो वहां पर भी उन्होंने यहाँ पर बात कही है कि हम जो है इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, हम जो पैंडेमिक है इसको यहाँ पर इसको एलिमिनेट करके ही रहेंगे। ओके, तो आगे यहाँ पर बात की उन्होंने कि यहाँ पर अगर हम जो प्रिकॉशंस यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऊपर उन्होंने यहाँ पर खुशी जाहिर की कि अगर हम अच्छे से प्रिकॉशंस यूज कर रहे हैं, मास्क वेयरिंग की, सोशल डिस्टेंसिंग की, अपने हाथ जो है समय समय पर धो रहे हैं, अगर बाहर से शहर के बाहर गए या शहर में घूम फिर के घर वापस आए हैं तो आते सबसे पहले अगर हाथ धोने की प्रैक्टिस आपकी हो गई है, हैबिट हो गई है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बिल्कुल उसी चीज के बराबर है जैसे एक समुद्र है जहां पर उफान पर है समुद्र। ओके, जो उसकी धाराएं हैं, ठीक है, बहुत ऊपर ऊपर उछाल मार रही हैं, तो वहां पर जो नाव है ना, तो वो नाव हमारी जो है अभी एक साइड पे है, बिल्कुल उस साइड पे है जहां पर जो समुद्र है शांत है। ओके, मतलब कि उस एरिया में नहीं गया अभी जहां पर समुद्र जो है यहाँ पर नाव को उल्टा सकता है अपनी तूफानी ताकत से। तो यहाँ पर इस बात के ऊपर उन्होंने खुशी जाहिर की है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं कोविड-19 की इन्फेक्शंस को, धीरे धीरे नेशनल लेवल पर ये कम हो रही है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर है, ओके, तो यहाँ पर उनके द्वारा भी जो डेली बेसिस पे डाटा आता है तो उसमें भी जो ट्रेंडिंग है उसमें यही दिखाया जाता है कि जो केसेस हैं वो लगातार कम हो रहे हैं नेशनल लेवल पर, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर बड़े भी। तो यहाँ पर जो टेस्टिंग है, हमें कैसे अप्रोच क्या लगानी है अब आगे आने वाले समय में, जो टेस्टिंग है इसका आधार बड़ा करना है। और ट्रेसिंग का कहने का मतलब है कि अगर जिसका टेस्ट किया अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके साथ जितने भी कांटेक्ट में थे, जितने भी लोग, उनको ट्रेस करना है, ट्रेस करके उनको वहीं पर जो है क्वारंटीन कर देना है और ट्रीटमेंट करनी है। तो ट्रीटमेंट अब सही से तभी हो पाएगी जब वैक्सीन आएगी। पहले तो इन्होंने जो क्वारंटीन किया है तो उसका तो सिर्फ ऐसा ही था कि जो 7 से 14 दिन के बीच में जो सरवाइव कर गया वो उसको कोरोना हट गया, ठीक है, जो नहीं कर पाया उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, अच्छी बात है ये अप्रोच बना के चलो, लेकिन अगर बात करें लॉकडाउन की, कर्फ्यूज की, तो इसको अवॉइड करना होगा क्योंकि पहले ही बहुत बड़े लेवल पर भारत की इकोनॉमी का नुकसान हो चुका है और आगे नुकसान करना सही नहीं है। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया किया है कि स्टेट्स को यहाँ पर कहा है कि जो लॉजिस्टिक्स है उसको आप तैयार रखिए वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि कैसे आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर इसका बात का मतलब क्या निकाला जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कि आप एक तरह की स्टोरेज कैपेसिटी जो है, रेफ्रिजरेटर स्टोरेज कैपेसिटी, आप उसको यहाँ पर बढ़ाएं। यहाँ पर स्टेट्स की जो जिम्मेदारी ये भी है कि एक प्रायोरिटी जो है वो भी यहाँ पर ढूंढें कि सबसे पहले आप किसको यहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड करोगे जब वैक्सीन ये आएगी। ओके, तो यहाँ पर प्रायोरिटी ग्रुप्स कौन से होंगे जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है वैक्सीन की, तो वो नॉर्मली अगर बात करें तो जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है वो है यहाँ पर हेल्थ सेक्टर। जो हमारे हॉस्पिटल्स है, जहाँ हेल्थ केयर यूनिट्स जो बनाए गए हैं अलग अलग एरियाज में, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, प्ले ग्राउंड्स में, तो वहां पर भी जहां जहां पर भी
जो कोरोना के पेशेंट्स रखे जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर सबसे ज्यादा जो रिस्क के ऊपर है वही लोग हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं। और साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है हॉस्पिटल्स का, तो वो भी यहाँ पर रिस्क पर है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है सिर्फ और सिर्फ हेल्थ वर्कर्स की, कि उनको यहाँ पर जो है नंबर 1 पर रखे जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो बाकी का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा हॉस्पिटल का, क्या उनको भी यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, कि इनको जो है हम वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आंसर इसका यही बताया जा रहा है कि हाँ, इनको भी यहाँ पर प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, ओके। क्योंकि ये भी जब पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके जो फैमिली मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये भी बहुत हाई रिस्क के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे केसेस में ये भी पाया गया है, बहुत सारे डॉक्टर्स जिनकी डेथ हो गई है हेल्थ सेक्टर में, ये कोविड-19 से लड़ते लड़ते, ओके। तो यहाँ पर बहुत सारे पुलिसकर्मी भी ऐसे थे जिनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर ये सब निगल्स को, इन सब जो यहाँ पर रुकावटें हैं, इनको यहाँ पर देख के चलना होगा, सही करके फिर आगे हमें अप्रोच अपनानी होगी कि कैसे प्रायोरिटी बनानी है और किन किन को यहाँ पर रखना है, किन किन को यहाँ पर अभी बाद में इनको जो है प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर अच्छे से यहाँ पर प्रोटेक्ट करके चलना है, अच्छे से कोविड-19 को एलिमिनेट करके चलना है, तो प्रायोरिटी बनानी बहुत जबरदस्त यहाँ पर तरीका है, बहुत सही तरीका है। आगे यहाँ पर फिर क्वेश्चन कर रहे हैं, शुड दोज अबव 50 कैन बी कैटेगराइज्ड इन टर्म्स ऑफ एज एंड कोमॉर्बिडिटीज। तो यहाँ पर जो कोमॉर्बिडिटीज, इसका मतलब क्या निकल का, इसका मतलब ये है कि एक ही सिचुएशन में, एक ही मेडिकल सिचुएशन में एक से ज्यादा जो बीमारियां हैं उसका होना। तो यहाँ पर मोस्टली जिनकी डेथ हो रही है उसका रीजन यही है कि उसको सिर्फ और सिर्फ कोविड नहीं है, उसको कोई ना कोई दूसरी बीमारी भी है। फॉर एग्जाम्पल जो एनसीडीज हैं, एनसीडीज का मतलब जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, ओके, इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या हार्ट रिलेटेड कोई डिजीज है, तो ये सभी यहाँ पर जब एक से ज्यादा बीमारी का यहाँ पर मिश्रण हो जाए तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं कमॉर्बिडिटीज, ओके। तो यहाँ पर इनके ऊपर भी यहाँ पर क्या फोकस किया जाएगा, क्या उनको यहाँ पर कैटेगराइज किया जाएगा जिनकी उम्र यहाँ पर 50 से ऊपर है, और साथ ही साथ वो लोग जिनकी यहाँ पर 65 से ऊपर है, एंड ओल्डर विद कॉमॉर्बिडिटीज, मतलब साथ ही साथ दूसरी बीमारी भी उनके अंदर पनप नहीं है। तो यहाँ पर वो लोग भी यहाँ पर बहुत हाई रिस्क पे यहाँ पर जिंदगी जी रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर अगर बात करें, अगर सिंपली अगर 51 ईयर ओल्ड कोई यहाँ पर है, ओके, तो उस हिसाब से अगर बात करें यहाँ पर कि जहां जहां पर भी एनसीडी यहाँ पर आ गई है ना, जहां फिर कोई और बीमारी आ गई जहां पर आपने कोविड का ट्रीटमेंट देना है, जिसको कोविड का इन्फेक्शन भी हो गया है, तो हमें यहाँ पर फोकस करके चलना है कि ऐसे लोगों को भी यहाँ पर जो है प्रायोरिटी बनानी होगी। तो यहाँ पर अभी भी क्वेश्चन है कि क्या ये किया जाएगा ऐसे। अभी तो फिलहाल सिर्फ हेल्थ सेक्टर के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं कि हाँ, इसको सबसे पहले जो है प्रायोरिटी देंगे, जो यहाँ पर न्यूज है हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से। तो यहाँ पर यह भी क्वेश्चन है कि जो लोग यहाँ पर दूसरी बीमारियों से यहाँ पर ग्रसित हैं, उनको भी रिस्क है, तो क्या उनको यहाँ पर सही करेंगे, उनको प्रायोरिटी देंगे। आगे फिर बात कर रहे हैं, बट शुड दोज इन द एज रेंज 50 to 65 बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू दोज विद कोमॉर्बिडिटीज एंड दोज विदाउट। वही बात कि यहाँ पर जिनकी 50 से 65 साल के बीच में उम्र है, क्या उनको यहाँ पर सब डिवाइड करेंगे कि जिनको बीमारियां पहले से हैं उनको आप अलग रखो, ठीक है, और जिसको पुरानी कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ कोविड का इन्फेक्शन हो गया, उसको अलग रखो, ओके। तो इन चीजों को भी आपको जो है यहाँ पर एक कंपैरेटिव बना के चलना होगा, अगर सही मायने में हमने अच्छी अप्रोच बनानी है, अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है। देखो, प्लानिंग जो होती है ना, प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी होती है। अगर अच्छे से प्लानिंग करके चलते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, नतीजे अच्छे आते हैं, और जो है इकोनॉमी को जो है नुकसान जो है वो कम होता है। तो ये डिपेंड करता है हमारी सरकार के ऊपर, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो क्या पॉलिसी अपनाकर चलती हैं। वहां पर जो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं वो क्या डिसीजन, क्या सोच जो है यहाँ पर आगे बताते हैं चीफ मिनिस्टर्स को या प्राइम मिनिस्टर को। तो आगे यहाँ पर फिर क्वेश्चन किया गया है कि यहाँ पर जो 50 से 65 साल के बीच में जिनकी उम्र है, जो डायबिटीज के यहाँ पर जूझ रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर रिस्क के ऊपर, अगर उनको इन्फेक्शन हो गया है कोविड का, तो साथ ही साथ बात कर रहे हैं कि वो भी डिजर्व करते हैं कि वहां पर भी वैक्सीन प्रायोरिटी उनको दी जाए। अगर उसको कंपेयर करें, अगर किसकी उम्र 65 साल से ऊपर लेकिन उसको यहाँ पर दूसरी कोई बीमारी नहीं है, तो यहाँ पर उसके मुकाबले ज्यादा प्रायोरिटी की जरूरत है उसको जिसको साथ में दूसरी बीमारी है। आगे बात कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन कर रहे हैं, शुड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन बैचेस अमंग स्टेट्स बी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन और द इन्फेक्शन रेट, ओके, सो एज टू मैक्सिमाइज द वैक्सीन इम्पैक्ट। तो यहाँ पर क्या ऐसे इस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि यहाँ पर जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है वैक्सीन भेज दी जाएगी, या फिर इन्फेक्शन रेट के हिसाब से यहाँ पर वैक्सीन भेजी जाएगी। तो यहाँ पर किस तरीके से कौन सा अप्रोच यहाँ पर अपनाया जाएगा, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन कर रहे हैं।
तो यहाँ पर आंसर कर रहे हैं, द आंसर्स टू सच क्वेश्चंस मस्ट बी वर्कड आउट इन एडवांस बिफोर द वैक्सीन बिगिंस अराइविंग। मतलब ये सब चीजें जो भी यहाँ पर क्वेश्चन किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर इनका सोल्यूशंस पहले से ही सोचने होंगे हमें, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम कोई काम करने जाते हैं ना, तो वो उस काम करने के दौरान हमें एक्सपीरियंस होता है कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, ओके, क्या हमने यहाँ पर गलतियां कर दी। फिर बाद में हम एग्जामिन करते हैं जब वो काम पूरा हो जाता है कि ये काम को हम अगर हम अलग अप्रोच से करते तो शायद ज़्यादा बढ़िया होता, ओके, शायद बेनिफिट ज़्यादा को पहुंचता। कोई भी काम हो, अगर हम छोटे लेवल पर भी, इंडिविजुअल लेवल पर भी कोई काम कर रहे हैं, कोई नया काम है हमारे लिए, तो उसके लिए हमें सीखने को बाद में मिलता है जब हम गलतियां करते हैं। लेकिन अगर अच्छे से प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग कैसी होगी, अगर अच्छे से विचार कर लेंगे, अगर उसी मुद्दे के ऊपर अच्छे से विचार कर लेंगे किसी एक्सपर्ट के साथ, अपने से जो बड़े हैं उनके साथ, तो हमें जो है एक अच्छी प्लानिंग हम कर सकते हैं। जितने कम से कम यहाँ पर ऑब्स्टेक्सल जो होते हैं, रुकावटें होती हैं, उनको हम क्रिएट करेंगे अगर प्लानिंग के हिसाब से हम चलते हैं, ओके। तो अगर उसमें भी गलतियां होती तो हम सीखेंगे, ओके। लेकिन अगर कोई प्लानिंग नहीं की, ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर हमारे पास कोई तरीका नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है, ओके। तो फिर वही बात होगी, मतलब पढ़े लिखे भी हैं लेकिन हरकतें जो हमने कर दी, काम कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे वाले नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें अप्रोच करके चलना है। जो यहाँ पर कोई भी नई चीज़ आती है उसको सही से टैकल करना है, तो यहाँ पर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट में यहाँ पर बात करने की, जो प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर बात की, जोर दिया इस बात के ऊपर कि फेडरल कोऑपरेशन जो है यहाँ पर वो हमेशा रहेगा स्टेट्स के साथ। अगर हमने कोविड-19 के खिलाफ जंग जीतनी है, तो यहाँ पर इसको भी एक वेलकम स्टेप बोला गया है, ओके। तो यहाँ पर जो ट्रस्ट है ना स्टेट गवर्नमेंट्स का सेंट्रल के प्रति, वो बढ़ जाएगा, एक फेथ बढ़ जाएगा कि हाँ जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमें सपोर्ट कर रही है पूरी यहाँ पर वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन में, उनकी उसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पर मनी सप्लाई चाहिए, तो यहाँ पर ट्रस्ट बना रहेगा। तो देखिए जैसे जीएसटी कंपनसेशन था, जीएसटी कंपनसेशन में भारत सरकार के पास टैक्स नहीं आया, ओके, पिछले समय जब लॉकडाउन का दौर था, तो फिर जीएसटी दे भी नहीं पाई वो स्टेट्स को। तो बाद में फिर मार्केट से उधार लेके उसने खुद से जो है किस्तें दी जीएसटी की स्टेट्स को। तो वो जो ट्रस्ट था ना, जो सेंटर की जो जिम्मेदारी थी स्टेट्स के प्रति, तो स्टेट्स का वो ट्रस्ट बरकरार रहा, वो टूटा नहीं। तो इसी तरीके से हमें आगे भी बढ़ना है, आगे चलना है, दोनों में ट्रस्ट बनाकर चलना है और कोविड-19 को यहाँ पर खत्म करना है। तो यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पर मैं आपको भी यहाँ पर एडवाइजरी एक दूंगा कि अब सर्दियां आ रही हैं, ओके, ठंड बढ़ रही है, तो यहाँ पर फिर से ज़्यादा चांसेस हैं इसके फैलने का। तो अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। अगर घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनकी भी टेक केयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बाहर लेकर जा रहे हो तो मास्क जरूर पहनाएं, घर आकर सैनिटाइजर, ओके, उससे हाथ जरूर उनके जो है वॉश करवाएं। और अपने आप को भी आप फोकस करो, आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपको हो गया, आप सर्वाइव तो कर जाओगे, लेकिन आपसे किसी दूसरे बुजुर्ग को ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर उनका नुकसान हो सकता है। तो ये ध्यान आपने रखना है, ओके। जो यहाँ पर यंगस्टर्स हैं उनकी जरा जिम्मेदारी है इस कोविड-19 को कैसे निपटाना है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो ध्यान रखिएगा। तो इस आर्टिकल में डिस्कशन की गई है जो हाल ही में 20 नवंबर 2020 को आरबीआई के द्वारा जो नई ओनरशिप गाइडलाइंस जारी की गई थी, तो उसी मुद्दे के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन की गई है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जो एक सपना होता है, एक जो अर्जेंसी होती है, जो लॉजिक है कि जो बिजनेस हाउसेस हैं वो एक बैंक को खरीद सके। तो यहाँ पर एक नया एरा जो है यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, जिसमें यहाँ पर एक तरह का ट्रायल जो है आरबीआई के गवर्नर के द्वारा यहाँ पर शुरू कर दिया गया है मॉडर्न टाइम्स में, कि आने वाले समय में पहले की तरह माहौल नहीं होगा जैसे पहले होता था। कि अभी के जो है बैंक जो है, अभी देखो बैंकिंग की जो प्रणाली है, अगर सरकारी बैंकों की बात करें तो सिचुएशन उनकी ज्यादा खराब है। अगर उनको कंपेयर करें प्राइवेट बैंक्स के साथ, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक, तो उनको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। उनके यहाँ पर एनपीएस जो है, उनकी यहाँ पर लंबी लिस्ट नहीं है, वो कंट्रोल मैनर में यहाँ पर काम करके चल रहे हैं और अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन बात करें भारत के सरकारी बैंकों की, तो उनकी हालत अच्छी नहीं है, ओके। तो इसीलिए सरकार क्या कर रही है, जहां तो उनको मर्ज करी जा रही है छोटे बैंकों को बड़े के साथ, कि सर्वाइव करते रहें। जो बैंकिंग कस्टमर्स है, अगर छोटे बैंक में कोई कस्टमर है वो खराब ना हो, ठीक है, तो बड़े बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाता है। जहां फिर जो सरकारी बैंक है, अगर वो बैंक जो है नहीं मानता मर्जर को, तो यहाँ पर उसको प्राइवेटाइज भी किया जा रहा है। तो अभी पंजाब एंड सिंध बैंक जो उसको यो प्राइवेट होगा, ओके, बहुत ही जल्दी जो है उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे बैंक आने वाले समय में प्राइवेटाइज होंगे, सरकारी बैंकों की अगर बात करूं। तो यहाँ पर जो नई गाइडलाइंस जारी की गई है, तो उसके तहत यहाँ पर ये चीज परमिशन दे दी गई है कि कोई भी कॉर्पोरेट हाउस जो है, बिजनेस हाउस है, ओके, जो यहाँ पर
एक कंडीशन रखता है, जितना पैसा यहाँ पर एक बैंक खोलने के लिए चाहिए अगर उसके पास है तो वो बैंक ओपन कर सकता है। ओके, पहले इसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज थी, उनको यहाँ पर अभी एलिमिनेट किया गया है। तो यहाँ पर जो नई गाइडलाइंस आई है उसके तहत ये यहाँ पर एक मुमकिन कदम जो है आगे बढ़ाया गया आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। तो अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? उनका नाम है शक्तिकांता दास, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सीधी सीधी यही बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर जेंटल ब्यूरोक्रेट है, यहाँ पर जो आरबीआई के गवर्नर है, ओके, तो यहाँ पर उनके हाथों में वागडोर है, तो वो यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर काम करेंगे, जो चीजें पहले नहीं हुई। ओके, तो यहाँ पर हिस्ट्री की बात करें इंडियन सेंट्रल बैंकर की, तो ये हमेशा प्रोटेक्शनिज्म का यह फंडा लेकर चलता रहा है कि अपनी बैंकिंग सिस्टम को यहाँ पर अपनी जो इकोनॉमी है इसको प्रोटेक्ट करके चलना है। इसको यहाँ पर हम अपने घर के मार्केट के अंदर ही यहाँ पर सिचुएशन को ठीक करके चलते रहेंगे। तो यहाँ पर एक तरह से बात की गई कि जैसे प्रीडिसेसर्स थे, मतलब जो पुराने यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर थे, उनके हिसाब से यहाँ पर नया कदम जो है यहाँ पर रखने जा रहे हैं। ओके, हालांकि पिछले जो यहाँ पर प्रीडिसेसर्स थे उन्होंने यहाँ पर दरवाजे बंद ही रखे थे बाहर की मार्केट के लिए कि बाहर से पैसा नहीं आ सकता। ओके, तो यहाँ पर ये एक नया कदम है जो इनके द्वारा लिया जा रहा है। आगे यहाँ पर और एक प्री कंडीशन की बात करेंगे जिसको यहाँ पर सेटिस्फाई करना होगा। अगर सही मायने में आपने अलाउ करना है कॉर्पोरेट्स को कि वो बैंक्स जो है उनको रन कर सके, तो उसके लिए हमारे पास एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। ओके, तो इसको यहाँ पर अमेंड करने की जरूरत है। अगर अच्छे से आपने पकड़ बनाकर चलनी है, आरबीआई ने अच्छे से कंट्रोल करके चलना है, तो इसमें अमेंड क्या करना है, इसमें यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसमें अमेंडमेंट करो और जो सुपरविजन है ना वो आरबीआई अपने हाथ में ले कि यहाँ पर अगर कोई कॉर्पोरेट बैंक चला रहा है तो वह क्या सही चला रहा है, जो जो यहाँ पर गाइडलाइंस थी उनको मानकर चल रहा है या अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो मतलब एक तरह की मॉनिटरिंग, एक तरह की सुपरविजन जो है ना वो आरबीआई रखे। तो इसीलिए यहाँ पर जो है रेगुलेशन एक्ट की अमेंडमेंट करने की बात कर रहे हैं। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा अगर ऐसा होता है, अमेंडमेंट होती है, तो आरबीआई को यहाँ पर जो है एक तरह से अथॉरिटी मिल जाएगी जो कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं उनको असेस करे, मेजर्स लें। ओके, और जो भी यहाँ पर कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री है, ठीक है, उनको भी यहाँ पर उनके भी मेजर्स लें। ओके, उनको भी यहाँ पर साथ में लेकर आए, और साथ ही साथ जो भी यहाँ पर बड़े पार्ट्स हैं ऑफ कॉन्ग्लोमरेट कमिंग अंडर आरबीआई क्लियर, मतलब कि जो बड़े ग्रुप हैं, जो बड़े समूह है, जो मतलब कि बड़े पैमाने पर जो बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे सबको भी जो है आरबीआई अपने दायरे में रखकर काम करेगा। अगर इस अमेंडमेंट को करते हैं तो उसका फायदा ही होगा आने वाले समय में। आरबीआई का मेन मकसद यही है कि मॉनेटरी पॉलिसी को यहाँ पर सही से टैकल करके चलना, साथ ही साथ जो बिजनेस एम्पायर खड़े हो रहे हैं इसमें किसी तरीके की धांधली ना हो, आने वाले समय में बैंकिंग प्रणाली भी जो है वो अच्छे से चले। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी अगर बात करें इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की, तो अभी इसको समय लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या हो अगर जो है यहाँ पर लॉ अगर जल्दी चेंज होता है, अगर हम एक्सपेक्टेशन के हम अपने हिसाब से बात करें, अगर उससे जल्दी चेंज हो जाए तो क्या हो सकता है। जैसे अगर बात करें कि बहुत सारी ऐसी लेजिस्लेशंस और भी हुई हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अलावा भी, जो कि यहाँ पर आरबीआई को जो है यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता दिखाती रही है कि किस हिसाब से जो है हमने कॉर्पोरेट्स को कंट्रोल करके चलना है, कैसे इकोनॉमी को मैनेज करके चलना है। तो यहाँ पर आरबीआई कैसे रिएक्ट कर सकता है, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की गई। तो स्टार्टिंग में पहली बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर दो आर्गुमेंट जो है वो निकल कर आ रहे हैं, जो यहाँ पर इंडिया आईएनसी है उनके द्वारा। तो इंडिया आईएनसी का मतलब होता है, जब भी हम इंडिया आईएनसी की बात करते हैं तो उसका मतलब हम फॉर्मल सेक्टर की बात कर रहे हैं। ओके, दो तरह के इकोनॉमी में सेक्टर होते हैं, एक होता है फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर वो है जहां पर पूरा रिकॉर्ड होता है, कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि कहां से पैसा आया, कहां पैसा गया, कितने एम्प्लॉयज हैं, ओके, कितनी सैलरीज हैं, तो पूरा डाटा रहता है। इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कोई भी पैसे का लेन देन का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। दूसरा, एम्प्लॉयज क्या सैलरी है उनकी, ओके, और क्या उनकी जॉब सिक्योरिटी, इसके बारे में भी कोई भी जो रिपोर्ट है वो नहीं रहती है। तो इसी की वजह से ना बहुत ज्यादा जो इकोनॉमी का हिस्सा चलता है इनफॉर्मल सेक्टर के हिसाब से चलता है। तो उसके बारे में डाटा, अच्छा डाटा ना होने की वजह से सही पॉलिसी फॉर्मेशन में भी दिक्कतें आती हैं। तो आगे यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर दो बातें हैं, दो आर्गुमेंट है। सबसे पहले तो ये कि जो सिर्फ और सिर्फ जो कॉर्पोरेट्स हैं, ठीक है, उन्हीं के पास जो कैपिटल है, जितना बैंक को चाहिए तो बैंक को वो दें और अपना बैंक यहाँ पर शुरू कर लें। और दूसरा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो बैंक है उसको एक एंकर चाहिए, एक एंकर इन्वेस्टर चाहिए। ओके, मतलब कि जो उसको किनारा दे, एक अच्छा इन्वेस्टर हो जो मतलब एक कॉर्पोरेट रोल अदा करते हैं, तो वो वाला रोल जो है वो एंकर इन्वेस्टर अदा करे। तो यहाँ पर जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उसके साथ, ओके, यहाँ पर रिस्क होता है जब भी इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि बैंक में भी
काफी बड़े पैमाने पर जो है इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहाँ पर एक अच्छी समझ होनी चाहिए कि बिजनेस साइकिल कैसे काम कर रहा है इकोनॉमी का। तो इसके बारे में अगर अच्छी समझ है तो यहाँ पर अच्छे से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे यहाँ पर इसी को बात कर रहे हैं कि ये जो आर्गुमेंट है दूसरे वाला, ये बहुत खास है। कोई भी बैंक जो है ना यहाँ पर ये नहीं चाहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो अपना कैपिटल जो है किसी इंस्टीट्यूशनल या रिटेल इन्वेस्टर से यहाँ पर इकट्ठा कर रहा है। तो यहाँ पर हर एक बैंक को यहाँ पर कैपिटल की जरूरत होती है। तो कैपिटल का मतलब जितना पैसा लिक्विडेशन के लिए यहाँ पर चाहिए वो खत्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी यहाँ पर पैसा इकट्ठा करते हैं बैंक, अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करूं तो। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं कि कुछ बैंक्स ऐसे थे, प्राइवेट बैंक्स भी भारत में, जो दिवालिया हो गए, मतलब जिनकी लिक्विडिटी खत्म हो गई, कैपिटल खत्म हो गया। मतलब देखो, कोई एक बैंक स्टार्ट होता है, 600 करोड़ रुपया उसके पास था। कोई कॉर्पोरेट था जिसने बैंक शुरू किया, उसके पास था 600 करोड़ रुपया, उसने वो बांटना शुरू कर दिया लोन के रूप में, ठीक है। फिर उस बैंक में धीरे धीरे ट्रस्ट बनना शुरू हुआ है लोगों का, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे वहां पर कस्टमर बने और उन्होंने अपना पैसा डिपॉजिट करना शुरू किया। तो एक जो पैसे की सर्कुलेशन होनी शुरू हो गई। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि पैसा जो बांटा जाता है वो ज्यादा बांट दिया जाता है, लेकिन जो लिक्विडिटी आती है, जो डिपॉजिट आता है बाहर से, वो बहुत कम आता है, जिसकी वजह से कई बार पैसा बाहर ज्यादा चला जाता है। और ऑन डिमांड अगर कोई अपना पैसा निकालने जा रहा है कि मुझे पैसा अपनी सेविंग अकाउंट से निकालना है, तो बैंकों के पास कई बार पैसा खत्म हो जाता है। वो जितना पैसा डिमांड होता है उससे बहुत कम पैसा फिर वो निकाल कर देते हैं। फिर वो समय दे देते हैं अपने कस्टमर को कि आप जो है इतने टाइम तक आ जाइए, तब तक हम कैपिटल का अरेंज कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो यहाँ पर जिसका कैपिटल डूब जाता है वो बैंक भी डूब जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये इस चीज को ध्यान में रख के चलना होता है। तो यहाँ पर कोई बैंक मना नहीं करता अगर उसको अच्छा इन्वेस्टर मिलता है। तो अगर अच्छा इन्वेस्टर किसी के पास भी हो तो वो उसकी कंपनी धड़ल्ले से आगे चलती है, अगर उसको अच्छे से चलाया जाए। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी जो स्टार्टअप्स भी भारत में चल रहे हैं, जैसे ये बाईजूस है, जहाँ जोमेटो है, स्विगी है, तो यहाँ पर भी चाइना की इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़े पैमाने पर। तभी जो है यहाँ पर ये आगे बढ़ रहे हैं। तभी आप इसकी जो कमर्शियल एड्स आप देखते हैं यूट्यूब के ऊपर या और माध्यम के ऊपर, तो ये तभी हो पा रहा है कि इनके पास इन्वेस्टमेंट आ रही है, तभी ये पैसे दे पा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। ओके, तभी ये आगे बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने पर चाइना की इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो चाइना अगर बात करूं तो आज ही न्यूज आई कि भारत सरकार ने 40 से ऊपर और चाइनीज ऐप्स को यहाँ पर बैन कर दिया है। एक और हम बैन करके चल रहे हैं, दूसरी और हम जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट है वो भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीजों को हम टैकल करके चल रहे हैं। और लद्दाख का इशू भी हमने देखना है। तो ये सब चीजें जो होती हैं डिप्लोमेटिक इश्यूज होते हैं, जिनको कि सरकार को देख के चलना होता है। तो कोई भी फैसला अगर सरकार लेती है तो उसको ये सारी चीजें सोचनी होती हैं। इकोनॉमी के बारे में पहले सोचना होता है कि अगर इकोनॉमी हमारी अच्छे से चल रही है तो उसको और कैसे बूम करें। और देश के बारे में भी सोचना होता है कि देश का जो यहाँ पर अखंडता है, ठीक है, वो भी यहाँ पर वो पीछे न पड़ जाए। आगे बात कर रहे हैं कि जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं उनके पास कितना पैसा है, कितने उनके पॉकेट्स जो है डीप है, कितना पैसा है उनके पास। ओके, जितना उनके पास स्टॉक है। ओके, सो मे हैव सॉट एंड द कंपनीज मे कमांड ह्यूज मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब उनके पास इतना पैसा है, पैसा इतना ज्यादा बड़ा है कि वो बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर पैसा दे सके, इन्वेस्ट कर सके एक बैंक को। ओके, उसको कैपिटलाइज कर सके। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं, बट हाउ मैनी हैव फ्री कैश टू बैंक रोल ए बैंक। फ्री कैश कितनों के पास है, मतलब बड़े पैमाने पर जो करेंसी है वो कितने के पास है कि एक बैंक को जो है यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कर दे। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर एंकर की जरूरत है, एंकर इन्वेस्टर की जरूरत है, ये एक तरह का ओवरस्टेटेड है। सो कहने का मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे भारत में प्राइवेट बैंक्स ऐसे हैं जो कि अपने शेयर होल्डिंग के इश्यू के ऊपर, ओके, और जो मतलब जितने भी उन्होंने अपने आपस में जो शेयर बांटे होते हैं, शेयर्स होते हैं, उस हिसाब से ये आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो मतलब कि इन्होंने यहाँ पर कैपिटल जुटाया है बाय शेयर, इनके जो भी यहाँ पर शेयर होल्डर होंगे उनके तहत। तो यहाँ पर इनके पास कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर भी नहीं है। तो प्रमोटर कहने का मतलब, जैसे आप फॉर एग्जांपल बात करो कोटक महिंद्रा बैंक की, ओके, तो यहाँ पर महिंद्रा एक प्रमोटर है ऑलरेडी, ठीक है, एक बड़ा बिजनेसमैन है महिंद्रा, ओके, जो यहाँ पर अलग अलग वेराइटीज बनाता है। तो इस तरह के प्रमोटर्स नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मोस्टली जितने भारत में प्राइवेट बैंक्स हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लो, एचडीएफसी बैंक की बात कर लो, तो इनके पास कोई बड़ा प्रमोटर नहीं है। देखिए, इस चीज को भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिए। जो भी बड़ा बिजनेस अदारा है ना, जैसे रिलायंस जियो है, अगर आप मुकेश अंबानी की बात करो तो वो प्रमोटर है। ओके, वो अपनी रिलायंस इंडस्ट्री का प्रमोटर है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करता है, वो पैसा जुटाता है बाय शेयर होल्डिंग, बाय इन्वेस्टिंग।
तो उसके तहत जो भी यहाँ पर शेयर होल्डर पैसा यहाँ पर देते हैं तो उनको फिर बाद में रिटर्न भी मिलता है। ओके, तो रिलायंस के भी जो शेयर होल्डर्स हैं बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा है नंबर्स में। तो यहाँ पर जो मुकेश अंबानी का रोल है वो एज ए प्रमोटर है। ओके, इस बात को समझिएगा। यहाँ पर हम मालिक नहीं कह सकते उसको कि वो मालिक है, वो प्रमोटर है, वो सिर्फ अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रमोट कर रहा है। बिल्कुल वैसे जैसे जोमेटो है, जोमेटो के जो सीईओ है, ओके, वो प्रमोटर है, उसको प्रमोट कर रहे हैं, वो पैसा जुटा रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। ओके, फर्क है प्रमोटर्स और जो मालिक है। ठीक है, पूरे एसेट का मालिक नहीं होता कभी भी कोई भी प्रमोटर। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। जितना पैसा इनिशियली उसने लगाया होता है किसी भी कंपनी में तो उतने का मालिक वो प्रमोटर रहता है। कई बार ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गोदरेज की बात करूं, टाटा की बात करूं, ओके, उसके बाद जो बिरला की बात करूं तो इनका काफी बड़ा शेयर है, अपना शेयर है। ओके, तो ये मालिक है। ओके, काफी बड़े पैमाने पर इनको आप मालिक भी कह सकते हो, प्रमोटर भी कह सकते हो। ओके, तो यहां पर आगे बात कर रहे हैं कि जो अच्छी तरह से जो बैंक ग्रो कर रहे हैं ना, अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो उनके पास कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है। बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जिनको जो किसी एंकर इन्वेस्टर की सप्लाई की वजह से, उसकी बैक की वजह से ग्रो नहीं करे हैं। वो ग्रो करे हैं अच्छी टीम की वजह से, टीम मैनेजमेंट की वजह से, अच्छी लीडरशिप की वजह से, जो कि उनके सीईओ के द्वारा यहाँ पर निभाई गई, जो प्रोफेशनल टीम्स थी उनके द्वारा निभाई गई। सो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं, इनफैक्ट क्लोज एसोसिएशन ऑफ ए कॉर्पोरेट एंकर may cast a shadow on the bank if the group's other business collapse। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट एंकर है, कॉर्पोरेट एंकर इन्वेस्टर है, ये एक तरह का एक अच्छा एसोसिएशन उसका हो सकता है उस बैंक के साथ जो अभी दिवालिया होने वाला है। ओके, जिसकी फिजिकल सिचुएशन खराब है, कैपिटल खत्म हो गया, ठीक है, पैसे जो देने जिसकी देनदारी है उसके लिए पैसे अभी जमा ही नहीं है, पैसे खत्म हो चुके हैं। तो वहां पर जो है जिसका बिजनेस कोलैप्स होने वाला है, वहां पर जो है ये एंकर इन्वेस्टर जो है, ये कॉर्पोरेट जो है यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। ओके, तो उनको बचा सकते हैं। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अगर बात करें सेंट्रल बैंक और जो कॉर्पोरेट्स हैं, तो इसमें बहुत ही पुरानी लड़ाई चलती आ रही है एक फंडामेंटल क्वेश्चन के ऊपर। तो वो फंडामेंटल क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर बैंक के लिए स्पेशल क्या है। ओके, तो यहाँ पर जो कॉर्पोरेट्स की बात करें तो मोस्टली इन हाउसेस ने क्या किया हुआ है कि इन्होंने अपने अपने एनबीएफसीज खोले हुए हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो है वो खोली हुई हैं। तो यहाँ पर इसके तहत फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जैसे मुथूट फाइनेंस है, तो वो इसी की एग्जांपल है एनबीएफसी की। तो यहाँ पर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज वो वाली कंपनीज होती हैं जहां पर जो सेंट्रल बैंक का वो इसको रेगुलेट नहीं करता, उसकी रेगुलेशन अथॉरिटी के अंतर्गत ये नहीं आती हैं, ये अपने पैमाने पर, कॉर्पोरेट के पैमाने पर ही ये काम करती हैं। और यहाँ पर भी जो है पैसा ही मुहैया करवाया जाता है किसी न किसी रूप में, लेकिन यहाँ पर एक चीज की ये श्योरिटी रखते हैं, जितना पैसा देते हैं उसका कोई ना कोई कोलैटरल एसेट जो उसको भी जमा कर लेते हैं। ओके, आगे बात कर रहे हैं एसेट मैनेजमेंट फर्म्स की। तो एसेट मैनेजमेंट फर्म्स का भी यही काम होता है कि पैसे को, मनी को यहाँ पर मैनेज करके चलना है। ओके, जिस भी कंपनी के लिए काम कर रहे हो वहां पर अगर उसको पैसे मैनेज करके किसी ना किसी तरीके से प्रोवाइड करने हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टर्स के साथ इनका टाई अप रहता है। आगे बात करें ब्रोकरेजेस की, तो ब्रोकर्स का काम होता है बेसिकली अपने क्लाइंट के लिए किसी प्रॉपर्टी की सेल परचेज करना, किसी एसेट का सेल परचेज करना। ओके, तो आगे लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस, तो यहाँ पर भी पैसे कमाती है कंपनियां इंश्योरेंस के नाम पर। तो यहाँ पर ये बैंकिंग प्रणाली में भी ये आ सकती थी, हालांकि ये बैंकिंग में नहीं आई। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन किया गया है कि यहाँ पर बैंक्स के साथ ये क्यों नहीं आती। तो उसका रीजन यहाँ पर यही बताया गया है कि जो बैंक्स है ना वो चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, ओके, जो कि बाकी के जो बिजनेस है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बैंकिंग की बात करें तो पहली बात तो ये जो आरबीआई के उसके रेगुलेशन के अंतर्गत इनको काम करना होगा, जो आरबीआई की टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको फॉलो करके चलना होगा। जैसे वो रेपो रेट बढ़ाएगा उस हिसाब से इनको भी जो है यहाँ पर अपनी ब्याज दरें बढ़ानी शुरू कर देते हैं। ओके, मतलब कि जैसे जैसे डायरेक्ट करता है ना आरबीआई, तो इनको उस हिसाब से चलना होता है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो डिपॉजिटर्स होते हैं वो हमेशा रिस्क के ऊपर रहते हैं, क्योंकि अगर बैंक दिवालिया हो गया, तो अगर बैंक का नुकसान हो गया तो जो जिनका पैसा था वो भी डूब जाता है। तो यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स में ये इसी चीज की यहाँ पर सबसे बड़ी कमी रहती है। तो अगर सरकारी बैंकों की बात करें तो वहां पर अगर जैसी भी सिचुएशन है बैंक की, अगर बैंक में कोई चोरी होती है, कुछ भी होता है, ओके, तो कहने का मतलब है अगर फिजिकल सिचुएशन खराब होती है ना किसी बैंक की, अगर सरकारी बैंक की भी खराब होती है, सरकारी बैंक में भी किसी ना किसी तरीके की अगर प्रॉब्लम आती है, तो उससे जो है यहाँ पर डिपॉजिटर जो है उनको जरा नुकसान नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर जरा नुकसान उनको होता है जो यहाँ पर
मोस्टली जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं, अगर वो दिवालिया हो गया, लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ गई, तो फेस करना पड़ता है डिपॉजिटर को। जैसे यहाँ पर आगे मैं बात करूंगा यस बैंक के बारे में, तो उसमें आपको एग्जांपल दूंगा इसकी। तो आगे यहाँ पर जो रेगुलेटर है, तो रेगुलेटर कौन है? हमारे आरबीआई। ओके, तो यहाँ पर ये इनको चाहिए कि ये ऐसी जो भी यहाँ पर एक्सपोजर है ना बैंक खोलने के लिए, मतलब जिस तरह की भी रुकावटें आती हैं, तो उनको यहाँ पर दूर करें। ओके, तो यहाँ पर जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप से निकल कर आते हैं, तो यहाँ पर वो आगे बैंकिंग प्रणाली में भी वो जुड़ सकते हैं। जरूरत है भारत को बैंकिंग में भी अच्छे यहाँ पर कॉर्पोरेट्स की। तो यहाँ पर ऐसे अरेंजमेंट्स करने के साथ साथ ही यहाँ पर जो है ना कॉर्पोरेट प्रमोटिंग की अपन बात करें, कॉर्पोरेट प्रमोटिंग ए बैंक रेजेज ए शार्पर क्वेश्चन ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि अगर ये आगे बढ़ते हैं, ओके, अगर बैंक की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन सबसे बड़ा आता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो इसके ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट जो है, झगड़ा जो है यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है कि इंटरेस्ट क्या होता है, क्या होगा। किसी कोई बैंक कोई इंटरेस्ट लगाता है, कोई लगाता है। ओके, तो यहाँ पर अगर कॉर्पोरेट स्पॉन्सर बैंक की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी अपनी भी बहुत सारी जो है, अगर किसी कंपनीज को यहाँ पर वो लेंड करता है, पैसा देता है, तो उसके लिए बहुत टफ हो जाता है अगर टू एनफोर्स एंड मॉनिटर ए बैन ऑन लोन्स टू सप्लायर्स। अगर बैन लग जाता है ना उसके ऊपर, तो तब उसको टफ होता है, more difficult to enforce and monitor a ban on loans to supplier, vendors, their employees and other business associates of the group firms। तो यहाँ पर पैसा तो वो देगा, हो सकता है कॉर्पोरेट जो है यहाँ पर ब्याज दर भी इसको कंट्रोल करके चलते हैं। अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करो, ज्यादातर इनका ब्याज दर ज्यादा ही होता है। ओके, अगर कंपेयर करो लगभग सेम ही है, इतना ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन इनका थोड़ा ज्यादा ही होता है। तो यहाँ पर इस पैमाने पर भी अगर आरबीआई कोई बैन लगा दे या किसी तरह की ऐसी एक्टिविटी कर दे जिससे मतलब कि जो कॉर्पोरेट्स है उनको परेशानी का अगर सामना करना पड़े, तो यहाँ पर तब भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि वो बैंकिंग प्रणाली में इन्वेस्ट करें या ना करें। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो डर होता है, ओके, जो यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े ग्रुप्स हैं जिनके पास पैसा काफी है, तो यहाँ पर जो रेगुलेशन आरबीआई करती है ना, तो उसी का यहाँ पर डर रहता है। बड़े ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये बाहर ही ना निकल जाए, मतलब रेगुलेशन के दायरे से बाहर ही ना चले जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो नहीं मान सकते, मतलब जैसे रेगुलेशन जिस हिसाब से बैंक कहेगा, ठीक है, जिस हिसाब से बैंकिंग प्रणाली की रेगुलेशन आएगी तो उस हिसाब से ही काम करना है। तो इसीलिए ये मोस्टली जितने भी बड़े ग्रुप है ना, ये बैंक खोलने की बजाय एनबीएफसी खोलने में इनको ज्यादा फायदा यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आरबीआई इनको रेगुलेट करके नहीं चलता है। तो यहाँ पर अपनी मर्जी से यह काम करते हैं, अपना पूरा हिसाब किताब देखते हैं कि कैसे हमने आगे बढ़ना है, किसी तरह का नुकसान जो है किसी भी एनबीएफसी को ना हो, तो उस हिसाब से ये अपने कदम बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, तो उस हिसाब से अपना कैपिटल जुटाते हैं। तो बैंक में अगर बैंक में कन्वर्ट होना, तो उसके लिए रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है, उसके लिए क्राइटेरियाज बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से इनको फॉलो करके चलना होता है, जैसे जैसे आरबीआई बोलता जाता है। तो आगे यहाँ पर एग्जाम्पल ली गई है जो यस बैंक है। ओके, तो यहाँ पर यस बैंक की भी यही हालत हो गई थी। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी थी, लॉकडाउन में पैसा खत्म हो गया, जो यहाँ पर डिपॉजिटर पैसा मांगने जा रहे थे, अगर किसी ने 2 लाख की डिमांड की कि मुझे 2 लाख जो है यहाँ पर निकालना है अपना पैसा, तो उसको 50,000 रुपया दिया जा रहा था। मतलब कि कैपिटल लिक्विडिटी जो थी उसकी प्रॉब्लम बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गई थी यस बैंक में। तो इन्हीं सिचुएशंस को यहाँ पर सही करने के लिए सीधे सीधे बात बोली गई कि कॉर्पोरेट का जो इन्फ्लुएंस है बहुत जबरदस्त है। ओके, तो कॉर्पोरेट्स को आगे लेके आना कि वो ज्यादा से ज्यादा बैंक खोलें, ठीक है, उसमें यहाँ पर कैपिटल जो है उसकी सप्लाई रखें। ओके, तो उससे बैंकिंग प्रणाली अच्छे से चलती रहेगी। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और खड़ा हो जाता है कि अगर बैंक में किसी ने इन्वेस्ट करना है तो वो भी 100 बार सोचता है कि अगर किसी प्रमोटर ने, किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पर बैंक खोलना है, तो अगर उसमें अगर वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो भी इन्वेस्टर भी 100 बार सोचेगा कि पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। कहीं कल को बैंक दिवालिया अगर हो गया तो उसका पैसा भी डूब जाएगा। तो यहाँ पर आगे एक स्टोरी बताई गई जिसमें यहाँ पर कि आरबीआई का कैसा रोल रहा है पुराने समय में। तो उसके तहत यहाँ पर बात की गई कि जब इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील चल रही थी, साल 2007-8 की बात है ये, तो उस समय एक यूरोपियन बैंक था जिसको कि यहाँ पर खरीद लिया गया था आइकॉनिक यूएस कंपनी के द्वारा। ओके, ये यूएस कंपनी ये कॉर्पोरेट था एक, जिसने कि यूरोपियन बैंक को खरीद लिया। तो यहाँ पर उसने रिफ्यूज कर दिया कि वो इंडिया में कोई ब्रांच नहीं खोलेगा। ओके, जब यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन मांगी गई, जो तब गवर्नर थे आरबीआई के वाई वी रेड्डी, तो उन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह बताया कि अगर कोई भी कंपनी, ओके, अगर कोई भी कंपनी भारत में कोई भी अपनी होम कंट्री में कोई भी बैंक को ऑन अगर नहीं करती है ना, तो वो उसको हम अलाउ नहीं करेंगे कि वो जो है इंडिया में जो है ब्रांच खोल सके। ओके, तो यहाँ पर यूएस की कंपनी थी आइकॉनिक यूएस,
बैंक उसने खरीदा यूरोपियन बैंक, ओके, यूरोप के किनारे, ठीक है, लेकिन यूएस के अंतर्गत उसका यहाँ पर कोई भी शाखा नहीं थी, ओके। तो यहाँ पर इसके तहत यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि भारत में वो कंपनी जो है अपनी शाखा नहीं खोल सकती। तो आगे यहाँ पर बात कर रही है कि यहाँ पर अगर बात करें ना कि अगर कोई बैंक है और जो यहाँ पर बाकी की जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो जिसके बारे में हमने अभी बात की है, तो उसमें अगर कोई फर्क नहीं निकलता है, ओके, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए यहाँ पर सरकार को कि यहाँ पर जो बड़े यहाँ पर प्लेयर्स हैं उनको परमिशन दी जाए कि वो यहाँ पर बैंक खोलें, ओके। हालांकि ऐसा अभी तक हो नहीं रहा। आगे यहाँ बात करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यहाँ पर क्यों यहाँ पर हेजिटेट करिए, क्यों झिझक रही है कि कोई एक बिल बनाया जाए जहां पर वो अलाउ करे कॉर्पोरेट्स को कि यहाँ पर कि हाँ भी वो भी बैंक जो है यहाँ पर खोल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बेसिक रीजन निकल कर आता है वो यही है कि प्राइवेट बैंक्स में ऐसा है कि अगर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ गई तो यहाँ पर जो डिपॉजिटर का पैसा है वो भी डूब जाएगा, तो वो भी जो पैसा है वो बैंक ही डकार जाएगा, ओके, समझाई। तो यहाँ पर यही रीजन है कि भारत सरकार यहाँ पर फूक फूक कर कदम रखती है, ध्यान से चलती है, बेसिकली कोशिश करती है कि जो सरकारी बैंक है इनको प्रोटेक्ट करके चले। लेकिन सरकारी बैंकों को भी हालत अभी अच्छी नहीं है, इनका भी जो आने वाले समय में जो हशर होगा वो इतना बहुत खराब हशर होगा इसका, ओके। तो यहाँ पर गिनती के ही बैंक रह जाएंगे सरकारी। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कुछ रिकमेंडेशंस ऐसी हैं ऑन बैंक ऑनरशिप जो यहाँ पर सेंस करती हैं कि हाँ अगर किसी ने बैंक खोलना है, बैंक की ऑनरशिप रखनी है, तो उसके लिए ये फलाना फलाना क्राइटेरिया होगा। तो यहाँ पर जितनी भी बड़ी एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, जो बड़ी मतलब जिनका एसेट साइज काफी बड़ा है, तो उनको यहाँ पर बैंकों में कन्वर्ट कर दिया जाना चाहिए, ओके, उनको यहाँ पर बैंकों में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर बेटर रेगुलेशन। तो यहाँ पर उनके जो प्रमोटर्स होंगे, ऐसे जो कंपनीज होंगी, ऐसे कॉर्पोरेट, उनको भी यहाँ पर अलाउ करना चाहिए कि कम से कम 26% का उनको स्टेक देना चाहिए इंस्टेड ऑफ 50%। तो यहाँ पर जितना भी यहाँ पर लेवल ऑफ ऑनरशिप यहाँ पर दिया जाएगा, ओके, दे डिजर्व फॉर हैविंग बिल्ट द बिजनेस, मतलब कि जितना बड़ा शेयर उनको दिया जाएगा उतने बड़े पैमाने पर अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली जो प्रमोटर होता है वो यही चीज यहाँ पर देखता है कि मेरा शेयर कितना है, जितना ज्यादा उसका शेयर होता है उतने जी जान से अपने बिजनेस को वो यहाँ पर एक्सप्लोर करने का काम करता है। बट इफ ए ग्रुप है साइजेबल इंटरेस्ट इन नॉन फाइनेंशियल बिजनेस, द न्यू बैंक शुड रिफ्रेन फ्रॉम कॉर्पोरेट लैंडिंग। तो यहाँ पर अगर कोई कॉर्पोरेट ऐसा है, कोई ग्रुप ऐसा है जिसके पास यहाँ पर बहुत ही गिना चुना यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल बिजनेस में यहाँ पर इंटरेस्ट है कि कहाँ कहाँ पर वो काम करे, तो उसको यहाँ पर कॉर्पोरेट लैंडिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पर कहने का मतलब अगर किसी ने रेस्टोरेंट खोलना है तो वो यहाँ पर लोन लेने आया है किसी बैंक से, तो यहाँ पर किसी ने होटल खोलना है, किसी ने कोई प्रोजेक्ट बड़ा चलाना है, तो ऐसी उसको लैंडिंग नहीं करनी चाहिए, उसको अपने आप को सीमित रखना चाहिए। कहाँ तक जो रिटेल है, अगर उसके रिगार्डिंग कोई यहाँ पर लोन देना है तो वहां पर अमाउंट कम होती है, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है वहां पर भी अमाउंट जो सैंक्शन होती है लोन के रूप में कम होती है, जो एग्री लोन्स हैं वहां पर भी कम अमाउंट होती है। तो ऐसे जो बिजनेसेस के ऊपर जो है यहाँ पर नया बैंक जो बनेगा यहाँ पर भी फोकस कर सकता है, क्योंकि यहाँ इसके लिए भी भारत सरकार अलग से बैंकिंग यहाँ पर रेगुलेशन करके चलती है, तो इन फील्ड्स को भी यहाँ पर टैकल करके चलते हैं। तो यहाँ पर यही था पूरा आर्टिकल जहाँ पर बात की गई है जो ऑनरशिप गाइडलाइंस उसके बारे में, कॉर्पोरेट्स का जो रोल रहेगा या जो अभी है, और जो हमारा जो सेंट्रल बैंक का जो रोल था और जो आने वाले समय में होगा, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की है हमने। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं इसी आर्टिकल को यहाँ पर। तो यहाँ पर कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, ओके, और लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे भी पता चले कि आपको लेक्चर जो है अच्छा लग रहा है।